नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। डेली रात को 9 बजे मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में, और उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक और जो बड़े बैंक हैं उनमें क्या क्रैश आने वाला है, उनमें क्या बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि आरबीआई के जो लेटेस्ट नॉर्म्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ एनबीएफसीज टू फुल फ्लेजेड बैंक्स। तो ऐसे में क्या बड़े बैंक्स को कुछ दिक्कत होने वाली है? अगर दिक्कत होने वाली है, क्या उससे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें? सारी चीज़ों की एनालिसिस होगी। इनफैक्ट हम लोग पहले तो न्यूज़ को समझेंगे, किन स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है, ऑफ कोर्स किन स्टॉक्स को नुकसान हो सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप इस वीडियो पे आए हैं, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर टाइमली अपडेट्स मिलते रहें विद इंस्टेंट नोटिफिकेशन। एंड ऑफ कोर्स अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट बेटर रिकमेंडेशन, यू कैन ऑफ कोर्स कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। हम लोग ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। तो बैंक्स में, एचडीएफसी बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है क्या? उसको जानने से पहले एक बार न्यूज़ को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उससे जो स्पिन ऑफ्स निकल करके आ रहे हैं, जो उससे की टेक अवे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, उससे हम लोग इस इन्फ्रेंस में निकलेंगे कि आखिरकार हमें उन स्टॉक्स में करना क्या है। पहले तो न्यूज़ को समझते हैं। तो पहली न्यूज़ ये, इसमें बेसिकली दो मेजर न्यूज़ हैं, उनके इम्पैक्ट क्या होंगे उसको भी समझते हैं। पहले जो मेजर न्यूज़ है वो ये है कि आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप, बेसिकली एक कमेटी होती है, उनके यहाँ पर कई सारी कमेटी होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं उसमें इंटरनल वर्किंग कमेटी होती है, ग्रुप होता है, जिसका काम यही होता है टू स्टडी ऑन वेरियस ग्रोथ पर्सपेक्टिव। काफ़ी सारी रिसर्च रिपोर्ट्स चलती रहती हैं जिसपे कि वो अपनी फ्यूचर के प्लान्स गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे कि पता चले कि आगे की क्या थिंकिंग है, आगे का क्या प्लान है। ये डेली की दाल रोटी वाला काम नहीं होता वहाँ पे। देयर इज अ थिंक टैंक इन ईच एस्टैब्लिशमेंट जिसका कि काम होता है फ्यूचरिस्टिक प्लान को गवर्नमेंट के सामने प्लेस करना। तो आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था उसने एक रिसर्च रिपोर्ट प्लेस करी। बेसिकली जून से इस पर स्टडी चल रही थी, तो उसमें ऐसा निष्कर्ष निकला है कि एनबीएफसीज जिनका की एसेट साइज, एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ से ऊपर का, विच इज अबव 50,000 करोड़, उनको फुल फ्लेजेड बैंकिंग का लाइसेंस दिया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट में आया। ऑल्दो इसके बारे में फर्म न्यूज बाय मिड ऑफ जनवरी आएगी। फर्म न्यूज मतलब फर्म डिसीजन, या फिर इसमें कोई भी डिसीजन 15 ऑफ जनवरी 2021, दैट इज अभी काफी समय है, उसमें उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें क्या इंप्लीमेंटेशन करना है। लेकिन उसमें कुछ एम्बार्गो लगे हुए हैं। एम्बार्गो क्या है कि पहली बात तो 50,000 करोड़ के ऊपर की कैपिटल होनी चाहिए, 10 साल से ज़्यादा का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ऑपरेशंस में, इस सेगमेंट में काम करने का, प्लस इसके अलावा कोई भी रेगुलेटरी या फिर कंप्लायंस का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत सारे डिफॉल्ट ऑन रेगुलर बेसिस होते रहते हैं, कंपनीज़ को, बैंक्स को, एनबीएफसीज को पेनल्टी पड़ती रहती हैं। तो ऑफकोर्स ये सारे के सारे बाइंडिंग फैक्टर्स हैं जिनको अगर कंप्लाई किया तो वो एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। अब उनमें से कौन से वो एनबीएफसीज है जिनको कि बेनिफिट मिलेगा उसको भी समझेंगे। पहले कुछ और डेटा पॉइंट्स समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ से होना चाहिए, किससे ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा एक इनिशियल कैपिटल भी होता है। जब कभी भी कोई कंपनी रेस की जाती है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी रेस की जाती है, तो उसमें एक इनिशियल कैपिटल रखी जाती है। जनरली वो 1 लाख 2 लाख रुपए हो सकती है। 2 लाख रुपए से इनिशियल कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बैंक्स जिनको कि फुल फ्लेजेड बैंकिंग लाइसेंस देना है, उनके पास इनिशियल कैपिटल, द मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंसिंग न्यू बैंक्स should be enhanced from 500 करोड़ टू 1,000 करोड़। तो जिस इनिशियल कैपिटल से वो बैंक रेस किया जाएगा उसको भी डबल किया जा रहा है। तो उसमें जो छोटे मोटे बैंक्स हैं, छोटे मोटे बैंकिंग का सपना रखे हुए वो बैंक्स जो स्टैंड हुए हैं, वो इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑल्दो इट्स अ गुड मूव, लेकिन इसमें एलिमिनेशन के लिए एक कमेटी ने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंटर्स में से एक पॉइंट ये भी है कि इनिशियल कैपिटल बढ़ा देनी चाहिए, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो पहले 200 करोड़ रुपए का इनिशियल कैपिटल था वो बढ़ा करके 300 करोड़ कर देना चाहिए। अगेन दीज आर जस्ट द रिसर्च रिपोर्ट। इस पे फाइनल डिसीजन, इस पे फाइनल कोई एक्शन मिड ऑफ जनवरी 2021 में ही आएगा।
एक बहुत ही बड़ा नॉर्म जो कि चेंज होना चाहिए था, और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे कोटक महिंद्रा बैंक के जो कोटक साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कराने के पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट उन्होंने लिया है। वो पॉइंट ये था कि कैप ऑन प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर होल्डिंग इन बैंक्स में जो प्रमोटर होल्डिंग के आरबीआई के नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि बैंक्स में प्रमोटर की होल्डिंग 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर स्टार्टिंग में होती है तो उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करके 15% तक लाना होता है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली में थोड़ी सी टाइट नॉर्म है। अभी इसमें रिकमेंडेशन ये आई है कि जो प्रमोटर्स का स्टेक है उसका कैप 15% से रेस करके 26% कर दिया जाए, विच अकॉर्डिंग टू मी अगेन इज़ अ वेलकम मूव। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं इस प्रमोटर होल्डिंग नॉर्म्स को लेकर के। कोटक महिंद्रा साहब ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, बट आई थिंक मुझे लगता है उनका एफर्ट काफ़ी फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो 12 जून को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस स्टडी को करने के लिए, उसने अपने अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने की स्टडी के बाद अपनी इस रिपोर्ट को पेश किया है। और इस रिपोर्ट के चलते जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो कि ऑलरेडी एनबीएफसीज रन कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस डिटेल में दी हुई हैं। आई हैव ऑल्सो टेकन दिस डिटेल फ्रॉम इंटरनेट, तो आप चाहें तो उसको पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो सारी क्रिस्प फॉर्म में इस स्लाइड पर दी हुई हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इनमें से किन स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है, या फिर कौन से वो एनबीएफसीज हैं जो कि बैंकिंग लाइसेंस लेने में सबसे आगे रेस में दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस डिटेल में अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दावेदार मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ऑलरेडी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं। अगर आप बात करें श्रीराम ट्रांसपोर्ट की या फिर छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की, तो ये सब कुछ ना कुछ नॉर्म से पीछे हैं। आई वॉन्ट से कि ये लोग एप्लीकेबल नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे जितने भी एनबीएफसीज हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं इस डिसीजन को लेकर के, लेकिन जो प्रमुख दावेदार हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एलिजिबल दावेदार हैं, उनमें है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एम&एम फिनसर्व एंड आदित्य बिरला कैपिटल। ये वो हैं टॉप लीडर्स जो कि फ्रंट लीड कर रहे हैं। एल&टी फाइनेंस इज ऑल्सो ओके, बट आई वोंट कंसिडर एल&टी फाइनेंस टू बी वेरी वेरी केपेबल, बट येस बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एम&एम फिनसर्व एंड आदित्य बिरला कैपिटल, ये चार वो कंपनीज हैं जो कि एक प्रमुख दावेदार हैं इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एनबीएफसीज भी हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिसमें कि पीएफसी, आरईसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और हडको हैं। लेकिन इनमें से दोस्तों मुझे कोई भी ऐसा एनबीएफसी नहीं लगता जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग लाइसेंस अदर दैन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। बट मेरे हिसाब से दोस्तों हम लोग को एनबीएफसीज से ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स पे जिसपे कि जो कि मोर एग्रेसिव हैं, दे आर मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स लाइसेंसिंग स्कीम, और उनके पास डिपॉजिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर जो मैंने आपको अंडरटेकिंग दिखाई, उनके पास उतना ज़्यादा डिपॉजिट्स पब्लिक के नहीं आते हैं जितना कि इन सभी प्राइवेट प्लेयर्स के पास आते हैं। तो हमें इन सभी के ऊपर बेट करना चाहिए, प्राइमरीली बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एम&एम फिनसर्व एंड आदित्य बिरला कैपिटल। दे आर द लीडर्स जो कि सबसे आगे बढ़ रहे हैं एज फार एज देयर एसेट अंडर मैनेजमेंट इज कंसर्न, एज फार एज देयर कैपिटल इज कंसर्न, एज फार एज देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न, हमें इन पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस में चल के रहा। तो बजाज फाइनेंस एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। हम लोगों ने स्टॉक को 2000 के प्राइस के नीचे खरीद रखा है और अभी वो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 4500 के ऊपर। तो इससे ज़्यादा शानदार रिटर्न दोस्तों 6 महीने के अंदर एक ब्लू चिप स्टॉक में नहीं मिल सकते। लेकिन मुझे एक बात का डर है कि जो लोग इस स्टॉक में अभी बाइंग करना चाह रहे हैं और बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, मान लो ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा मे बी ऑन जनवरी, तो इस प्रकार के नॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो सबसे ज़्यादा क्रैश करेंगे इसी प्रकार के स्टॉक। ऑल्दो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रैश करने के बावजूद भी इन सभी इस तरह के इस टाइप के स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनती है। इसलिए जो लोग इसमें निवेशित हैं, those who are already invested in Bajaj Finance, Bajaj Finserv must remain invested. Please do not book profits.
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब ये स्टॉक करीब 3500 रुपये के आसपास था, जिन लोगों ने 2000 पे ले रखा था उन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और दोस्तों एक महीने में स्टॉक 3300 3400 के लेवल से ऑलमोस्ट 4700 के हाई लगा चुका है। 44% रिटर्न्स विद इन 1 मंथ। कैन यू बीट इट? 44% रिटर्न्स विद इन 1 मंथ, बट दैट्स हाउ इट इज। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में निवेशित रहने के यही फायदे हैं। बात करें 3 साल के, दोस्तों कोविड की ये जो भयंकर गिरावट थी उसके बावजूद भी इसने पूरी की पूरी रिकवरी करके दिखा दी है, और 3 साल में स्टॉक ने दिए हैं 161% के रिटर्न्स। सेक्टर के मात्र 12% रिटर्न्स हैं, सेंसेक्स के 32% के रिटर्न्स हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व ने 1 लाख को बनाया है 2,61,000 2,61,000 विद इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम ऑफ 3 ईयर्स। तो ये वो रीज़न है चूंकि मैं आपको कहता हूं अच्छे क्वालिटी के लीडरशिप स्टॉक को बॉटम डॉट प्राइसेस पे खरीदो और बने रहो। प्लीज डू नॉट हरी इन एग्जिट, डू नॉट हरी इन बुकिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि जो भी अच्छी न्यूज़ आएंगी उनका सबसे ज़्यादा बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा ब्लू चिप शेयर्स पे, और जो नेगेटिव न्यूज़ आएंगी सबसे कम इंपैक्ट पड़ेगा ब्लू चिप शेयर्स पे। अब बात आती है क्या इसको हम फ्रेशली अभी भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आपने अभी इस स्टॉक को नहीं खरीदा है, मेरे हिसाब से कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है ये स्टॉक डेफिनेटली 2 4 5 10% करेक्ट करने की क्षमता रखता है। सो प्लीज़ डू नॉट रेस बिहाइंड दिस स्टॉक। ऑल्दो मंडे को मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको फिर से कुछ अपसाइड दिखाई पड़ सकती है, लेकिन हमेशा पेशेंस चाहिए। चाहे वो ऊपर के लेवल पे बाइंग हो, चाहे वो नीचे ऊपर के लेवल पे सेलिंग हो, चाहे वो नीचे के लेवल पे बाइंग हो। ऊपर के लेवल पे सेल करना नहीं है, पेशेंस रखना है, होल्ड रखना है, और नीचे के लेवल पे बाइंग करने के लिए भी पेशेंस चाहिए, होल्ड करना है अपने आप को। फ्रेश बाइंग करने के लिए थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है आप इसको बाय ना कर पाएं, लेकिन अगर आपने 2000 पे इसको बाय नहीं किया, 3000 पे इसको बाय नहीं किया, 3500 पे बाय नहीं किया, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करें। हो सकता है ये स्टॉक में कुछ करेक्शन मिले और आप इस स्टॉक को 4200 के आसपास इसको बाय कर सकें। ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा करके इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बजाज फिनसर्व। व्हाई बजाज फिनसर्व इज वेरी मच एप्लीकेबल इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। अब बजाज फिनसर्व इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ऐप्ट इसलिए बैठता है क्योंकि बजाज फिनसर्व इज़ नॉट ओनली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, बल्कि वो इंश्योरेंस में भी है, बल्कि वो वेल्थ मैनेजमेंट में भी है। तो बजाज फिनसर्व एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा दावेदार है। अगर इस प्रकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस देने की, तो बजाज फिनसर्व विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, वन ऑफ द बिगेस्ट दावेदारी के बारे में बात करें। बजाज फिनसर्व बहुत ही पोटेंशियल रखता है। बात करें इंडस्ट्री की पी की, तो इंडस्ट्री की पी है 35। आपको ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे अभी भी नहीं मिल रहा है। ये स्टॉक 10,000 रुपये का स्टॉक था प्री कोविड लेवल पे, और अभी भी ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 15% के करेक्शन पे ही मिल रहा है। 52 वीक हाई पे अभी भी नहीं पहुंचा है। ऑल्दो एक महीने में स्टॉक ने 44% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं, और आगे भी इसी प्रकार के रिटर्न्स आप इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 साल पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9900 के प्राइस पे अवेलेबल था, ट्रेड कर रहा था। वहाँ से एक बम्पर गिरावट आई, स्टॉक ऑलमोस्ट गया 4000 के आसपास, और 4000 के बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसके बाद बीच में स्लाइड करेक्शन के बाद अभी स्टॉक 8500 के प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर इसमें कोई गिरावट आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कहलाएगी। फॉर गॉड सेक प्लीज़ डू नॉट थिंक कि अगर इसमें कोई करेक्शन आता है, सपोज ये चला जाता है 6500 पे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 6500 पे चला जाता है, तो भी आप ये मत सोचिएगा कि ये स्टॉक नीचे करेक्ट करके 4000 पे पहुंच जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट बी एग्रेसिव, और इस स्टॉक को एग्रेसिवली बाय करने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन ये होगा, क्या ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है, क्या यहाँ से करेक्शन आने की संभावनाएं हैं? तो भाई करेक्शन आने की संभावनाएं तो किसी भी स्टॉक में रहती हैं, लेकिन अगर आप बात करें क्या ये स्टॉक अपने हाइट्स पे टॉप पे पहुँच गया है, तो दोस्तों मेरा मानना ये है स्टॉक में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। ऑलमोस्ट जब सभी के सभी स्टॉक, सभी के सभी बैंकिंग स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पे हैं, तो द स्टॉक इज स्टिल बिलो इट्स 52 वीक हाई जो कि 10,000 है। तो अभी भी इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20% का पोटेंशियल है। 20% का पोटेंशियल है अपने 52 वीक हाई पहुंचने का। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा रनअप हो गया है। अभी भी अगर आप लेते हैं 8500 पे, तो भी 52 वीक हाई पे पहुंचने में 20% का स्कोप बाकी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक आप चाहें तो ले सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन। आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड।
अब बात आती है दो स्टॉक्स की जिसमें कि कहा जा रहा है कि अगर एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस मिलता है तो जो अभी वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा और उस कंपटीशन के चलते उनमें करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, कोटक महिंद्रा में तो एक तो बढ़िया न्यूज़ ये आ रखी है कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 26% अगर हो जाती है तो कोटक महिंद्रा को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, उनके प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ेगी और जो इनका स्टेक सेल की न्यूज़ थी जिसके चलते मार्केट में गिरावट आ सकती है, वो सारी की सारी न्यूज़ अब पॉजिटिव में तब्दील होती हुई नजर आएगी और इसी के चलते स्टॉक करीब 3.5% पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऊपर था। अब क्वेश्चन आता है करना क्या है। एक महीने में स्टॉक 40% के आसपास ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। बात करें अगर एक साल के परफॉर्मेंस की, 1900 रुपीज़ का भी इसने हाई लगाया है ऑलरेडी। पहले 1700 का हाई था, उसने ऑलरेडी इसको तोड़ के 52 वीक हाई पे चल रहा है। बात करें अगर 3 साल के परफॉर्मेंस की, मल्टी बैगर रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं इसने बजाज फिनसर्व के तरीके, लेकिन 3 साल में 82% रिटर्न्स भी कोई खास कम नहीं होते हैं। अब बात आती है क्या कोटक महिंद्रा बैंक को इस प्राइस लेवल पे बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप कंपेयर करें बजाज फिनसर्व वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक की या फिर बजाज फिनेंस वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक कहीं ज़्यादा ओवर वैल्यूड या फिर रनअप दिखाई पड़ता है विजावी बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व के। ओवरऑल मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही शानदार बैंक है जिसको कि हम लोगों ने 1300 एंड बिलो के प्राइस लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन कर रखा है और वो अभी नहीं, काफ़ी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ। पिछले महीने ये स्टॉक 1300-1350 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैं 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अ मंथ बैक, एक महीने पहले स्टॉक 1300-1350 के लेवल पे था जहाँ पे हम लोगों ने इसकी भर भर के बाइंग करी है। फिलहाल अभी स्टॉक चल रहा है 1800-1900 रुपए के आसपास। यहाँ पर थोड़ा वेट करें, मेरे हिसाब से स्टॉक 1700 के लेवल्स पे आपको मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है अगर आप पेशेंस करके रखेंगे। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है एक जीटीटी ऑर्डर की, उसको आप प्लेस करते हैं 1700 एंड बिलो की। जैसे ही स्टॉक में किसी दिन कोई बैड न्यूज़ आएगी या मार्केट में करेक्शन आएगा, इस स्टॉक में आपकी बाइंग हो जाएगी। अब जो न्यूज़ चल रही है कि एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये बात तो सच है कि एचडीएफसी बैंक का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा डेंट पड़ेगा क्योंकि जब मशरूमिंग हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक जैसे जो लीडर प्लेयर्स हैं उनमें कॉम्पिटिशन और हीट महसूस होगी। ऐसे में एचडीएफसी बैंक में प्रेशर आने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप एचडीएफसी बैंक से एग्जिट हो जाएं, बिकॉज लीडर विल ऑलवेज रिमेन एज लीडर और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो धीरे धीरे उस प्रकार से इवॉल्व होंगी दैट इट रिमेन्स एट लीडरशिप पोजीशन इन फ्यूचर एज वेल। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी टेंशन और या फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बात करें एक्यूमुलेशन की, किस प्राइस लेवल पे बाय करना है, तो एचडीएफसी बैंक इज स्टिल अवेलेबल एट चीपर प्राइसेस एज कंपेयर टू इंडस्ट्री का पी इज 34, आपको 26-27 के पी पे मिल रहा है विच अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली फेयर वैल्यूएशन। बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स जो पिछले एक महीने में 40% भाग चुके हैं, वहीं पर एचडीएफसी बैंक में 14% का एक हम्बल रनअप हुआ है और फिलहाल अभी स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने तो भाई ये स्टॉक्स बहुत ही लोअर लेवल्स पे खरीद रखे हैं और ख़रीदा भी रखे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है, मेरे हिसाब से 1350 शुड बी ए गुड लेवल टू एक्यूमुलेटेड फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस कभी आएगा नहीं, आएगा, बट उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक सही लेवल पे जीटीटी ऑर्डर लगाना ज़रूरी है। 3 साल में स्टॉक ने 1 लाख को बनाया है, 1,52,000 1,52,000 रुपीज़ विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 ईयर्स। तो ये वो स्टॉक हैं जो कि एकदम से आपको मूव नहीं देते हैं, लेकिन एक हम्बल कंसिस्टेंट रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको देते चलते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी है, आपको 1300 के लेवल पे 1350 के लेवल पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर एक एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का, जिसमें कि आप किसी भी स्टॉक में इस प्राइस पे वो ऑर्डर लगा सकते हैं साल भर के लिए। अगर बाई चांस वो स्टॉक कभी भी इस प्राइस रेंज पे आता है, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके पास से स्टॉक खरीद जाएगा। अगर आपने ज़ेरोधा में अभी तक अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ओपन दैट अकाउंट, यू विल बी गेटिंग मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो दोस्तों ये थी एनालिसिस। एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इस प्रकार के बैंक्स में आपको अगर कोई गिरावट होती है 1250-1300 के आसपास, अगर आपको इसको क्वांटिटी में स्टॉक मिलता है एक्यूमुलेट करने को, यू मस्ट एक्यूमुलेट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। दिस विल गिव यू मल्टी बैकर रिटर्न्स इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।